नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया है। ट्रांसफार्मर का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर को कंप्लीट कर लिया है। सभी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस प्रत्येक वीडियो के डिजिटल नोट्स पाने के लिए आपको मेरे साथ में वीडियो में बने रहना होगा। मैं बताऊंगा कि आपको इनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर का आगे का भाग देखते हैं क्या है। आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, कि ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा जाता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस के आधार पर हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए, आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन कौन सा? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाएगा और स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, अगला देखो, फेज की संख्या के आधार पर। फेज की संख्या के आधार पर हम ट्रांसफार्मर को दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर। एग्रीकल्चर या उद्योग के लिए आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर काम आता है और आपके घरेलू पर्पज के लिए आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर काम आता है। ठीक है, अगला देखो, कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? देखो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर और तीसरा है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अगला दो वर्गीकरण है आपके आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर। मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कितना आउटपुट देगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके आधार पर हम ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को भी उसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला भाग है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा भाग है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देखो, अगला है शीतलन के आधार पर। मतलब जो ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग होती है, ट्रांसफार्मर को जो ठंडा करते हैं, उसके आधार पर हम ट्रांसफार्मर को देखो कितने भागों में बांटते हैं। पहला है नेचुरल शीतलन ट्रांसफार्मर। नेचुरल शीतलित ट्रांसफार्मर, जो आपका नेचुरल प्राकृतिक रूप से शीतलित होगा, प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल शीतलित। अगला है हवा द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ये क्या होगा? हवा द्वारा ठंडा होगा ट्रांसफार्मर, इसलिए इसको बोला है हवा द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होता है, कंटेनर में तेल भरा जाता है, तेल के द्वारा ट्रांसफार्मर को ठंडा करेंगे, इसलिए इसको बोल दिया तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है पानी द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। पानी के द्वारा भी ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। वो कैसे करते हैं, हम इसको जब पढ़ेंगे पानी द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, उसमें पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में पानी दौड़ता रहता है, इसलिए वो ट्रांसफार्मर हो गया पानी द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक उपयोग के आधार पर। व्यापारिक उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, शक्ति ट्रांसफार्मर और नेक्स्ट है आपके वितरण ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ये था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। किस किस के आधार पर था? आउटपुट वोल्टता के आधार पर, फेज के आधार पर, कोर के आधार पर, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, शीतलन के आधार पर और व्यापारिक उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, एक एक प्रकार पढ़ते हैं वापस। पहला है आउटपुट वोल्टता के आधार पर। पहला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, स्टेप अप, अप का मतलब बढ़ाना। ये क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते, देखो क्या है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाकर हमें प्रदान करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज होगा, मान लिया आपने इनपुट वोल्टेज जो है 120 वोल्ट है और आपका आउटपुट मिल रहा है कितना? 240 मिल रहा है। इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आगे देखो, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर अल्टरनेटर के द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर संचरण करने हेतु किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा, आगे मैं चित्र के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट देखना, ये थ्री फेज डेल्टा 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 प्रकार का होता है। ये क्या होगा? थ्री फेज होगा और डेल्टा डेल्टा प्रकार का होगा। इसमें स्टार नहीं होगा, डेल्टा डेल्टा प्रकार का। अब देखो, स्टार होता तो क्या होगा, उसमें अर्थिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसमें डेल्टा प्रकार का होता है। ठीक है, आगे है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें फेरों की संख्या सेकेंडरी की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होगी। अब आपको देखो ध्यान रखना है, यदि आपका
ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा तो हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और यदि आपको फेरों की संख्या घटानी है, मतलब आपको वोल्टेज घटाना है, तो आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या घटानी होगी प्राइमरी की अपेक्षा। ठीक है, सब फेरों की संख्या पर निर्भर करता है वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यह देखो आपकी आयरन कोर है। ठीक है, अब आप चित्र में देख रहे हो कि इधर वाली जो वाइंडिंग है वो है प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग है। अब इसमें देखो आपको फेरों की संख्या कम लग रही है। ठीक है, इधर देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब मान लीजिए इधर आप 100 वोल्ट दे रहे हो तो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा, मान लो 200, मतलब आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, 100 से ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए इसको बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। ये क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा। ठीक है, सब ये फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि आपको और ज़्यादा बढ़ाना है वोल्टेज को तो फेरों की संख्या और ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, और चित्र के द्वारा समझाता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। अब देखो, ये आपको देखो पावर प्लांट एक दिख रहा है। पावर प्लांट से लेकर आपके घर तक आपके जो वोल्टेज कैसे आता है उसका एक डायग्राम है, रेखीय डायग्राम है। अब उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका पावर प्लांट है जहाँ पर वोल्टेज का उत्पादन होता है। क्या होता है? वोल्टेज का उत्पादन होता है। अब जस्ट वोल्टेज के उत्पादन के बाद में आपका कौन सा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है? यहाँ पर देखो, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर जो वोल्टेज का उत्पादन होगा वो 11 केवी पर होगा। कितने केवी पर होगा? 11 या 33 केवी पर वोल्टेज का उत्पादन होगा इस पावर प्लांट में। उसके बाद में क्या किया जाता है? यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है जो क्या करेगा? 11 या 33 से आगे बढ़ाकर वोल्टेज को संचरण के लिए कितना होता है? 11 22 होता है, 33 होता है, 67 होता है, 110 होता है। ये सभी संचरण वोल्टेज है जो इसके आगे यहाँ तक जाएंगे। यहाँ तक जो लाइन जाएगी वो सभी संचरण वोल्टेज है। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ये इस 11 को इसमें बदल देगा, 22 में, 33 में, 67 में, 110 में, 220 में, जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार ये बदल देगा। ठीक है, उसके बाद में इस ट्रांसमिशन सब स्टेशन के बाद में जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो आपके होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जितनी आवश्यकता होगी उसको हम वापस स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डाउन का मतलब वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, आगे देखो, शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान 1.1, 2.2, 3.3, 6.6, 11 केवी होता है। ये शहरी क्षेत्रों में जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान होता है वो इतना होता है। शहरी क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान इतना होता है। मांग के अनुसार इस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को 400 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो आपके इतने केवी है, देखो ये सब क्या है? केवी में 1.1, 2.2, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, इन सबको किस में बदला जाता है? 400 वोल्ट में बदला जाता है। और बदलने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 22, 33, 66, 110, 132, 220, 440 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब इतने केवी है, देखिए आपका 22 है, 33 है, 67 है। अब इनको यदि कम करना है, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। अब हमें क्या करना है? स्टेप डाउन करना है। यदि आपको हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है तो आपको प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम रखनी होगी। वो कैसे? देखो, अब देखो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये वाली है आपके प्राइमरी वाइंडिंग। मान लीजिए इधर सप्लाई से जोड़ा, इस वाइंडिंग को यदि हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये हो जाती है प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जितने फेरे हैं उसकी अपेक्षा हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या रखनी होगी? कम रखनी होगी, तो ही हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो, जितनी वोल्टेज की मांग के अनुसार जितनी आपके घरों में आवश्यकता है, जितनी मांग है, उस मांग के अनुसार ही इस ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।